ठीक है, ओके। तो सर रिकॉर्ड डालेंगे। क्या बेटा? रिकॉर्ड को आवाज नहीं आ रहा देवाशीष तुम्हारा क्लियर। हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था क्या? सर नेट हाँ बोलो। नेट कट रहा है, ठीक है, मैंने रिकॉर्ड पे डाल दिया। ओके, ठीक है। हमने क्वेश्चन किया था पार्शियल प्रेशर पे, अभी कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं पहले। ओके, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। So the question is the partial pressure of hydrogen in a flask containing 2 grams 2 grams of hydrogen and 32 gram of sulfur dioxide is, ठीक है। 4 ऑप्शन है। 1/6 of the total pressure, ठीक है। सेकेंड इज 1/9 of the total pressure. थर्ड ऑप्शन इज 2/3 of the total pressure. Okay, and the fourth option is 1/8 of the total pressure. जल्दी सॉल्व कीजिए, आसान सवाल है, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। सही है चिन्मय। सही है आशीष, आकांक्षा, आदित्य, प्रियांशु, राइट, सही है। ठीक है, तो और लोग का जल्दी से बताओ। दिशा, पुलिवरी, आवाज आ रही बेटा? दिशा, ये कौन है? चलो ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। हाँ दिव्यलोचन, सही है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन
Good, Tanmay. The partial pressure of hydrogen in a flask containing 2 grams of hydrogen and 32 grams of sulfur dioxide is, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि एक फ्लास्क है जिसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है, एक फ्लास्क है जिसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आपको पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन वुड बी 2/2 डिवाइड बाय 2/2 प्लस 32 बाय कितना हो जाएगा 64 ना, जी 64, सर। ठीक है ना। दैट इज मोल फ्रैक्शन निकाला हमने मास से इनटू पीटी। दिस वुड बी 1, कितना हो जाएगा ये बताओ टोटल 64 1/2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपको 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, तो 2/3 into pt, so option number 3 is correct. Okay, any doubts? किसी को डाउट है? नो सर। ओके चलिए अगले सवाल में आते हैं बेटा। हाँ बेटा बोलो। सर हमको कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेना है या फिर उसका डायटोमिक फॉर्म में लेना है? अगर सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन एटम लिखा है तब एटम। जब तक ऐसा नहीं लिखा है हाइड्रोजन एटम तब तक हमारे लिए मॉलिक्यूलर, क्योंकि अगर हाइड्रोजन लिखा है तो इसका मतलब फ्री स्टेट में एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। सो फ्री स्टेट में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें। अगर ऑक्सीजन लिखा है तो O2 है ना कि O है, ठीक है, क्योंकि O गैस के फॉर्म में कभी O नहीं होता, O2 होता है, ठीक है। और यहाँ तो लिखा है ना फ्लास्क में गैस है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 gases which do not react together, which do not react together are enclosed in separate vessels. Okay, their pressure are 10 millimeter and 400 millimeter respectively. Okay, if the two vessels are joined together, if the two vessels are joined together, then what will be the pressure of resulting mixture, ठीक है। आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर को, सॉरी टेम्परेचर को आपको क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। टेम्परेचर मान लीजिए कांस्टेंट है। चलिए जल्दी से आंसर सर दोनों वेसल की वॉल्यूम सेम है जो है क्वेश्चन आपके सामने है। जब लिखा हुआ इक्वल वॉल्यूम्स तो इसका मतलब वॉल्यूम इक्वल है। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, यस सर। चलो जल्दी से करो, फटाफट आंसर निकालिए इसका और भेजिए। टू 205, हाँ सही है, अमन लक्ष्य सही है, बाकी लोग निकालिए।
श्रीओम 250 नहीं होगा बेटा, कैलकुलेशन चेक करो। हार मान सही है। सही है आर्य मित्र। सही है तन्मय। चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने आंसर भेज दिया है, बहुत सारे मीन्स 7-8 लोगों ने, सबने नहीं भेजा है। गौरव 205 है बेटा, आंसर चेक करो फिर से। ठीक है, ओके। सो equal volumes of two gases which do not react together are enclosed in separate vessels. Thus, their pressure are 10 millimeter and 400 millimeter. If the two vessels are joined together, then what will be the pressure of the resulting mixture? ओके आपको बोला है कि दोनों वॉल्यूम जो है सो दोनों वेसल का इक्वल है और दोनों प्रेशर कुछ लेट से कि P1 प्रेशर है 10 मिलीमीटर फर्स्ट वेसल का, ठीक है, और सेकेंड वेसल का P2 मान लेते हैं दैट इज 400 मिलीमीटर। उसके अलावा बोला है कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दैट द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वन वी V1 सॉरी V एंड सेकंड वन विल आल्सो बी व्हाट, बोलो V। ठीक है, तो आपको बोला है कि टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों वेसल को ज्वाइन कर देंगे। अच्छा अगर मुझे वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर बोला है कि कांस्टेंट है, ठीक है, तो मतलब सेम ही है दोनों में, ठीक है। तो नाउ देन आई कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर वन दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, बोलो N1 इज इक्वल टू PV by RT दैट इज P1 बाई क्या हो जाएगा बताओ, P1V बाई RT। सेकेंड वेसल में कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू P2V बाई RT, ठीक है, ओके ये हो जाएगा। नाउ अगर मैं इसको मिक्स कर देता हूं आफ्टर मिक्सिंग अगर मैं इसको मिक्स कर देता हूं देन वॉल्यूम बिकम्स व्हाट, वॉल्यूम बिकम्स 2V, नंबर ऑफ मोल्स बिकम्स N1 प्लस N2। कोई डाउट, बोलो बेटा, कोई दिक्कत है किसी को भी, नहीं है ना। तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर क्या हो जाएगा, P वुड बी इक्वल टू nRT by V, n is N1 plus N2, N1 plus N2 would be equal to P1 सॉरी nRT by 2V, P1 प्लस n क्या हो जाएगा बताओ, N1 प्लस N2, N1 कितना है P1V by RT, N2 कितना है P2V by RT, तो V by RT कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 इंटू
V बाई आर टी, ठीक है, इंटू आर टी, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2V, ठीक है। आर टी से आर टी खत्म, V से V खत्म, P1 प्लस P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 400 प्लस 10 दैट इज 410 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 205। सो इजी क्वेश्चन। कोई डाउट है किसी को? बोले कोई डाउट है तो बता दीजिए, कुछ दिक्कत है तो। अरे बोलो, हाँ या ना तो बोल दो, ठीक है। अगर हाँ नहीं बोलोगे तो फिर तो रिकॉर्ड करके ही क्लास डाल देंगे, है कि नहीं? आपका ही फायदा हमारा ही फायदा। ठीक है चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर। एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर, ओके, ऑफ गैसियस मिक्सचर, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर में बेसिकली है क्या कि हमको मिक्सचर में क्या क्या है उस चीज को हमको एनालाइज करना है, मतलब मोलर मास क्या है, स्पीड क्या है मॉलिक्यूल्स का, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसमें कुछ जो छोटे छोटे टर्म्स है जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, जैसे आपको वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी सारे लोग जानते हैं। वेपर डेंसिटी क्या होता है बेटा? इट इज द काइंड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस। एंड वेपर डेंसिटी किसके इक्वल होता है बोलो? वेपर सर 2 डेंसिटी into इज इक्वल molecular टू, weight। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 के इक्वल। सेकेंड इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास या फिर मीन मॉलिक्यूलर मास फॉर ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है, एवरेज एटॉमिक मास और क्या नाम है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम सीख चुके हैं पहले ही। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास एवरेज वुड बी इक्वल टू द समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, है ना, ओके, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसमें कुछ समझने में दिक्कत है तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं। मोलर मास एवरेज क्या होगा? एवरेज मोलर मास क्या होगा? दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट बोलो? टोटल मॉलिक्यूलर मास, सर इसको एक्सप्लेन कर एवरेज दीजिए। मॉलिक्यूलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? टोटल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या टोटल मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल मोलर नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल मास कैसे निकलेगा बताओ? इसको समझाना है क्या कि हो जाएगा बोलो? हाँ सर समझा दीजिए सर एक बार। ठीक है, मान लो आपके पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि टोटल गैस का मिक्सचर का मोलर मास कितना है, तो क्या होगा इसका? टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स, यही होता है ना बोलो? यस सर। ठीक है, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट वुड बी इक्वल टू बोलो एवरेज मोलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जैसे ही बोलना आप बोल सकते हो। तो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल मास ऑफ द मिक्सचर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? तो इट कैन बी रिटन एज व्हाट बोलो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर गैस इनटू मोलर मास का समेशन, यस ठीक है ना। यस हर गैस का नंबर ऑफ मोल्स उसके मोलर मास के प्रोडक्ट का समेशन, है ना, यस यही तो टोटल मास हो जाएगा ना। यस। कोई डाउट किसी को? एंड सो ऑन, एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सेम, कोई प्रॉब्लम बोलिए? नो सर। ठीक है, तो इसको आप लिख ली, इसको इस पे क्वेश्चन कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो, इस पे क्वेश्चन कर लीजिए। नाउ देन विल मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ गैसेस एनालिसिस, ओके, मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या नाम है, एनालिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज व्हाट? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन मोलर मास ऑफ ए मिक्सचर, एक सेकंड,
of a mixture of gases having 7 gram of nitrogen, comma 22 gram of CO2 and 5.6 gram 5.6 liters of CO at STP। चलिए एकदम घटिया लेवल का क्वेश्चन दिया हूं, बस एक प्रॉब्लम को ये फॉर्मूला को याद रखने के लिए एक इस पे बेस्ट क्वेश्चन करा दिया है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको पता है। फटाफट करिए एकदम 1 मिनट में और आंसर भेजिए। आंसर इज 36, नॉट 28.8। लक्ष्य बाकी लोग जल्दी अपना आंसर भेजिए। आशीष 36 है, आपका 35.6 आ रहा है।
नहीं, आज था 36 नॉट 28.8। चेक योर आंसर। जी सर 36 हो रहा है। ओके चलो, जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। बस देखिए कैसे कैसे सॉल्यूशन होता है, और फिर नहीं हो रहा है तो घर पे उसको दोबारा ट्राई कीजिए। इजी क्वेश्चन है। देखो आपको क्या है, यहाँ मिक्सचर है गैस का, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लिखा मतलब N2, 7 ग्राम, 7 ग्राम मतलब हाफ मोल, ठीक है। दूसरा आपको क्या है, बोलो, CO2 है। यहाँ तो CO2 है तो आपका क्या हो जाएगा, बताओ। CO2 है 22 ग्राम, मतलब नंबर ऑफ मोल CO2 के कितने हो जाएंगे, हाफ मोल। और आपका CO है, CO 5.6 लीटर, मतलब 1/4 मोल, ठीक है, 1/4 मोल, ठीक है। आपको पूछा है मीन मोलर मास, तो मीन मोलर मास वुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, टोटल मास, ठीक है, डिवाइड बाय, बोलो, टोटल मोल्स। तो दो को तो आपको मास निकाल के ऑलरेडी दे रखा है, पहले का मास है 7 और दूसरे का है 22। थर्ड वाला 1/4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कितना हो जाएगा, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, 12, 28, 28 का आधा 14, 14 का आधा, बोलो 7, तो दैट +7 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1/4, हाफ प्लस हाफ 1 1 और प्लस 1/4, तो 5/4। तो दिस वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ। 7 7 14, 14 plus 22, that is 36 into 4, M2 का 1/4 मोल होगा ना? सर किसका? N2 का 1/4 मोल है ना? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 ग्राम, 7 ग्राम है, 1/4 है, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे कितना नीचे, कितना हो जाएगा, 36/1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1, तो दैट इज इक्वल टू 36/1, तो 36। इजी है ना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आशीष तुम्हारा पॉइंट में क्यों आ रहा था 35.4, यहाँ तो कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेशन वाला सीन है नहीं। सर मैं 20 ग्राम CO2 ले गया था 22 की जगह, अच्छा ठीक है, तो मेरा चलो 34 इंटू 22/21 आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी रिगार्डिंग ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नीट, जेई मेंस, एडवांस, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट है मैक्सवेल, ठीक है। तो उसने क्या किया था कि गैसेस के बारे में कुछ चीजें अज्यूम की थी अपने थ्योरी को देने से पहले, काइनेटिक थ्योरी को देने से पहले, ठीक है। तो क्या क्या अजम्पशंस हैं, ठीक है, गैसेस के बारे में ये देखते हैं। ये जो अजम्पशन है बेसिकली ये आइडियल गैस के बिहेवियर के बारे में बताता है, और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि एक तरह से ये जो पोस्टुलेट्स या फिर अजम्पशन आप इसको जो बोल सकते हो, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कि हम क्या आइडियल गैस को हम क्या मानते हैं, क्या हम समझते हैं उसके बारे में है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डायरेक्टली एप्लीकेबल टू व्हाट, आइडियल गैसेस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, सारी चीजों को। वैसे तो ये रियल गैस के पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम पोस्टुलेट्स एंड assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि हम गैसेस को क्या मान के चलते हैं, ठीक है, गैसेस के बारे में क्या सोच रखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला assumption क्या है बेटा, कि अ गैस consists of, a gas a gas consists of tiny spherical particles, ठीक है,
called molecules which are identical in shape, which are identical in shape and size. शेप एंड साइज मतलब मास वास इक्वल होता है उसका, शेप भी इक्वल मास भी इक्वल, शेप एंड साइज इट इज मास, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, जो वॉल्यूम होता है ना, जो गैस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं, ठीक है ना, ओके। जो हम आइडियल गैस की वॉल्यूम मान के चलते हैं वो क्या मान के चलते हैं, बोलो, जीरो मान के चलते हैं, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ द आइडियल गैस, ठीक है, उसकी खुद की वॉल्यूम को, ठीक है, ऑफ द आइडियल गैस, या फिर आइडियल वर्ड हटा डायरेक्ट गैस ही लिख देता हूं, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल with respect to the total volume of the gas, total volume of the gas या total volume of container, क्योंकि गैस की वॉल्यूम, जो टोटल गैस की वॉल्यूम होता है, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट, तो आपको एक पोस्टुलेट क्या मिल गया कि शेप साइज मास सारी चीज बराबर होगी एक पर्टिकुलर गैस की। दूसरी चीज क्या मिल गई कि वॉल्यूम क्या होगा, उसका खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम। थर्ड पोस्टुलेट इज कि जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन करते हैं। द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर always in random motion, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो हमेशा क्या करते रहते हैं बेटा, बोलो, रैंडम मोशन करते रहते हैं और एक दूसरे से कोलिजन करते हैं एंड कोलाइड विथ ईच अदर, एंड कोलाइड, एक सेकेंड, कोलाइड विथ ईच अदर एंड with walls of container, हाँ बोलो अमन। सर ब्राउनियन मूवमेंट उसी को बोलते हैं क्या? ब्राउनियन मोशन अलग है। ब्राउनियन मोशन इज डिफाइंड फॉर द कोलाइडल पार्टिकल्स का zigzag मोशन इन अ सॉल्यूशन, इन अ कोलाइड। जो कोलाइड जो सॉल्यूशन होता है उसमें, अरे ब्राउनियन मोशन क्या था कि कोलाइड जो होता है, कोलाइड में जो डिस्पर्स्ड फेज का जो मोशन होता है ना, उसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। जहां हम गैस की बात कर रहे हैं, अरे बात समझ में, ठीक है। वैसे तो गैस इन गैस भी कोलाइड होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि अगर गैस इन गैस का कोई कोलाइड है तो उसका, हाँ, एक आप कह सकते हो कि ब्राउनियन मोशन का एक स्मॉल पार्ट को काइनेटिक थ्योरी दिखाता है, बट वो काफी डिटेल में बताता है। ब्राउनियन मोशन सिर्फ जिगजैग मोशन की बात किया था। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर जो होता है वो गैस का क्या होता है? तो प्रेशर इज द ऑफ द गैस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया विथ विच इट हिट्स द वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, जो वॉल पे, जो कंटेनर पे जो हिट करता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर ऑफ द गैस। तो प्रेशर ऑफ द गैस जो होता है, it is due to the collision of the gaseous molecules with the wall of the container. Pressure of the gas is due to collision of molecules with the walls of container. क्लियर है बात? बोलो बेटा, with the walls of container, ठीक है, यहां तक क्लियर है? बोलो। और ये जो कोलिजन होते हैं कैसे होते हैं बताओ? These collisions are elastic in nature. इलास्टिक इन नेचर का मतलब क्या होता है बताओ? कि मोमेंटम में सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में मोमेंटम का कोई चेंज नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? These collisions are elastic in nature, means the velocity of separation is equal to velocity of approach। पढ़ा है ना फिजिक्स में?
अरे बोलो। जी सर। H3 वर्मा में भी है इसका फॉर्मूला। These collision are elastic in nature। ठीक है, मतलब कि जिस वेलोसिटी जो सेपरेशन होता है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल होता है, वही इलास्टिसिटी की फॉर्मूला होती है ना। E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u2 माइनस u1। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जो मॉलिक्यूल्स, एक सेकंड, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, ठीक है, जो आपस में कोलाइड करते रहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स जो आपस में हम कह सकते हैं कि जो कोलाइड करते हैं वो रैंडम मोशन की वजह से करते हैं, उनके बीच में किसी भी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ये देखो, ये जो सारे जो है ना, ये हम मान के चल रहे हैं, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस। रियल गैस में अट्रैक्शन भी होता है, रियल गैस में वॉल्यूम भी होता है, ठीक है, स्पेशल कंडीशंस में उनको कंसिडर भी करना पड़ता है। दैट्स व्हाई अलग से हम रियल गैस एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, बोलो, आइडियल गैसेस। तो हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। आ रही बात समझ में? क्लियर है? मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, दोनों क्या होता है? जीरो होता है। ना रिपल्शन होता है ना अट्रैक्शन होता है, बट रियल गैस में दोनों चीजें होती है, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ऑल्सो जीरो। कोई दिक्कत? बोलिए सर। नो सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर न्यूटन्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल। न्यूटन्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल मतलब ये नहीं है कि ऊपर नीचे का मॉलिक्यूल या ऊपर उसमें ग्रेविटी और ग्रेविटी ये सारी चीजों को हम कंसीडर नहीं करते। आ रही बात समझ में? न्यूटन्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है? ठीक है, दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नॉट देयर। ठीक है ना? ओके, न्यूटन्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल इन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, इन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है ना? ये सब जो लॉ है ना न्यूटन्स के 3 लॉ, वो सब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा क्या? ग्रेविटी डज नॉट इफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ग्रेविटी डू नॉट इफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब आपको एक ये समझ लो कि आपको जो सारे मॉलिक्यूल्स है ना उनको एक मतलब गेंद की तरह समझना है। ठीक है, वो सारे गेंद हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन है, कुछ भी नहीं है, आराम से रैंडम मोशन कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, दीवार से टकरा रहे हैं, दीवार से टकराने के कारण क्या है, वो प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उनमें कोई भी ग्रेविटेशनल काइंड ऑफ फोर्स ये सब एक्ट नहीं करता, ये सब जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो उन पे लगता नहीं है। तो आप एक उनको मतलब कि एक निर्जीव पत्थर या बॉल की तरह समझ सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, कोई डाउट? बोलिए सर। नहीं है ना? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हम बहुत यूज करेंगे, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल is proportional to the absolute temperature of the gas, is proportional to the absolute temperature of the gas। मतलब कि मतलब कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल का होता है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? कौन सी टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब वो केल्विन वाला। ठीक है, सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1/2 mc² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? T। ठीक है, जहां पे ये जो c² आपको दिख रहा है ना, दिस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक बार देख लो सारे पॉइंट्स, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ बेटा। सर वो तो c² है ना। क्या c²? सर हाफ mc² होगा ना। हाफ, अब वो जैसे तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, कुछ c² लिखते हैं, कुछ c के ऊपर बार दे देते हैं, वो तुम पे है। ठीक है,
कुछ जगह यू भी लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम है? कुछ जगह ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। चलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी टाइप का? तो बोलिए। नो सर। ठीक है, ठीक है। तो आप ओवरऑल देखो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस को, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो ये 3-4 पॉइंट्स में ही नहीं पड़ जाएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। वो रैपिड मोशन करते हैं, ठीक है, रैंडम मोशन करते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। और कोलिजन में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो आपको एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जा सकती है, ऐसा हो सकता है। बट वो ट्रांसफर ये नहीं होगा कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मींस कोलिजन इज कंप्लीटली इलास्टिक, ठीक है ना। सो द एनर्जी कैन बी गिवन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, सो दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। बट आपको क्या होगा, बोलो, एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते, प्रेशर नहीं होता। प्रेशर जो होता है बॉम्बार्डमेंट के कारण होता है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ नहीं लगते, खास करके सेकेंड लॉ, ठीक है ना। ओके, ये सारी चीजें आपको है, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू सम डेरिवेशंस, ठीक है, रिगार्डिंग द आइडियल गैसेस। चलो, ठीक है। Okay, so derivations. Next is derivations. चलिए, अच्छा मान लेते हैं कि मान लो कोई गैस है, कोई गैस है, ठीक है। तो जो गैस है उसमें 3 टाइप की वेलोसिटी होगी, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, और एक बोलो जेड डायरेक्शन में। इसमें कोई दिक्कत? 3 कंपोनेंट्स होंगे ना उसके वेलोसिटी के, नो ठीक है। ओके, तो अगर मैं ओवरऑल उसकी वेलोसिटी को लिखूं सी स्क्वायर के फॉर्म में, तो सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट, बोलो, बताओ क्या हो सकता है। मान लो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u है, इस डायरेक्शन में v है, इस डायरेक्शन में w है, तो u स्क्वायर प्लस प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं कि हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाले मोशन पे फोकस करते हैं। सर सी स्क्वायर क्या फोकसिंग है? सी स्क्वायर ओवरऑल वेलोसिटी भाई, 3 कंपोनेंट है ना, ए बी सी वेलोसिटी के, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, ओके सर। ठीक है। फोकसिंग ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, on the motion of molecule in x डायरेक्शन, सिर्फ x डायरेक्शन पे अगर हम फोकस करें तो, ठीक है। ओके, मान लेते हैं कि x डायरेक्शन में कोई मॉलिक्यूल जा रहा है u स्पीड से, x डायरेक्शन में मॉलिक्यूल जा रहा है u स्पीड से, इसका x कंपोनेंट u है, ठीक है। x कंपोनेंट की हम बात करें, सिर्फ u स्पीड से जा रहा है, या आगे दीवार से टकराया, ठीक है। लेट द मास ऑफ दिस पार्टिकल बी, मास ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल बी m, let the mass of particle बी m। तो अगर मैं m मानता हूं इसके पार्टिकल के मास को, ठीक है, तो जो मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम जो होगा x डायरेक्शन में, दैट वुड बी इक्वल टू, टकराने से पहले, जैसे ये है गया, ये दीवार से टकराया, तो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, mu थी ना, अरे बोलो, थी ना, जी सर। ठीक है। और टकराने के बाद भी क्या है, टकराने के बाद क्या होगी, बोलो, माइनस mu,
अरे है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हुआ ना। अरे मेरे भाई, दोनों का डिफरेंस दैट इज चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम Yes, इज sir. इक्वल टू व्हाट, 2mu। -3m 2mu कोई प्रॉब्लम है? नहीं। No, sir. ठीक है। अच्छा, लेट से कि ये जो क्यूब है, आपको ये जो क्यूब है, जो कंटेनर है, ये कंटेनर मान लो इसको 3D में बना दो। ठीक है, कंटेनर को मैं 3D में बना देता हूँ। ठीक है, ओके। तो लेट से इस कंटेनर की लेंथ L है, इस कंटेनर की लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है बोलो, L है। ठीक है, तो एक वॉल से जब इसको दूसरे वॉल पे जाना है, ठीक है, तो टाइम टेकन ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स कितना हो जाएगा बेटा बताओ? सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट बोलो, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना माना हमने, L, और स्पीड कितना है बोलो, 2L by U। कोई दिक्कत, कोई Okay. प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, लेट्स रिप्रेजेंट इट बाय डेल्टा टी। सो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इन द एक्स डायरेक्शन? डेल पी एक्स बाय डेल टी का वैल्यू क्या आया बताओ बेटा? 2mu स्क्वायर बाय L होगा ना, ये 2mu डिवाइड बाय बोलो L by U, that would be equal to what, 2mu square by L। अरे है ना, बोलो। Yes, जी sir. सर। अगर डेरिवेशन नहीं समझ में आया, देखो डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी मैं करा रहा हूँ सिर्फ इसके लिए कि आपको चीजों का फील आए, रटना ना पड़े फॉर्मूला। नहीं तो आप मॉड्यूल वगैरह निकाल के देख लो, कहीं भी डेरिवेशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलो। तो एक्स डायरेक्शन में इतना चेंज, उसी तरह वाई डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी क्या माना था बताओ? v माना था। तो उसमें जो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो कितना हो जाएगा? 2mv स्क्वायर बाय L। Sir, 2mv square by L. वेरी गुड। उसी तरह जो z डायरेक्शन Yes. में होगा कितना होगा? दैट वुड बी इक्वल टू 2m 2mw स्क्वायर square बाय by L। L. कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहां से अगर मैं इसको कॉमन ले लूं, No, sir. अगर मैं आप बोलूं टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम वुड बी इक्वल टू व्हाट बोलो, डेल पी एक्स बाय डेल टी प्लस डेल पी वाई बाय डेल टी प्लस डेल पी जेड बाय डेल टी, तीनों डायरेक्शन में जो मोमेंटम का चेंज है उसका सम है कि नहीं? अब यहाँ पे एक काम करो, आप 2m बाई एल को कॉमन ले सकते हो, Yes, sir. तीनों को सम करना है, क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस Yes, sir. डब्ल्यू स्क्वायर, एंड यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाय वाज इक्वल टू व्हाट, सी स्क्वायर। अरे बोलिए सर। C square. ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं Yes, ओवरऑल, sir. 2m सी स्क्वायर बाय एल। कोई दिक्कत किसी को No, sir. नहीं है ना? No, ठीक है, sir. ओके। तो जो टोटल चेंज, ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए हो गया, ठीक है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फॉर वन मॉलिक्यूल इज व्हाट, 2mc स्क्वायर बाय L। ठीक है, तो द टोटल चेंज, टोटल चेंज मान लो कंटेनर में n मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम फॉर ऑल द n मॉलिक्यूल्स, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनर में n है, फॉर ऑल द n मॉलिक्यूल्स को कैसे मिलेगा? ठीक है, कैसे मिलेगा? तो सारे के कंट्रीब्यूशन को काउंट करके बोलो, अरे होगा ना, हर Yes. मॉलिक्यूल के कंट्रीब्यूशन को क्या Yes, sir. करेंगे, ऐड करेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो सारे मॉलिक्यूल्स के कंट्रीब्यूशन को हम क्या करेंगे, जी। ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर ऑल द n मॉलिक्यूल्स विल बी obtained by adding the contributions of all molecule। आपको ये घर पे जाके डेरिवेशन को दोबारा करना है, ठीक है, 2 बार 3 बार जितने बार करना है
करो जब तक कि डेरिवेशन की फील आनी ना शुरू हो जाए। अभी मैं बता दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, फिर बाद में आप देखोगे सोचोगे कैसे हुआ, तो इसलिए 2-3 बार अभी कर लो, ठीक है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम वुड बी इक्वल टू व्हाट, बोलो, समेशन ऑफ 2mci स्क्वायर डिवाइड बाय बोलो l, जहां पे i कहां से कहां होगा, 1 से लेके n तक, अरे बोलो n मॉलिक्यूल्स का समेशन। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2m/l, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, ci स्क्वायर जहां पे i क्या हो 1 से लेके n तक। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। दिस टर्म ये जो टर्म है ना बेटा, ये वाला टर्म ci स्क्वायर बाय n का समेशन, सॉरी ci स्क्वायर का समेशन, ओके, दिस टर्म ci स्क्वायर का समेशन when divided by n, ठीक है, is called what, बोलो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं, रूट मीन नहीं, मीन स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट तो तब लगेगा ना जब रूट चढ़ेगा, रूट अभी चढ़ा कहाँ है, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत बोलो, नहीं है ना। सो वी कैन राइट दैट टोटल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, 2mn/l इंटू c स्क्वायर। अरे सर इसको इससे रिप्लेस कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ना, तो यहाँ पे समेशन ऑफ ci स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर n हो जाएगा, c स्क्वायर n को उठा के इसमें पुट कर दिया। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बता दीजिए सर। नहीं है ना? हाँ बेटा बोलो। सर ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी से एक बार बता दीजिए लास्ट में। कौन सा बेटा, ये वाला, ये वाला? यस सर। बेटा एक चीज बताओ, मान लो आपके पास खूब सारे मॉलिक्यूल हैं, एक की स्पीड c1 स्क्वायर, एक की स्पीड c2, जैसे हमने एक का c स्क्वायर माना, एक की c3 स्क्वायर, ऐसे करके, तो सबका समेशन को जब हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, लेट्स मान लो cn स्क्वायर, तो ये क्या होगा, इसी को तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलेंगे ना। जैसे मीन वेलोसिटी क्या होगा, मीन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, c1 + c2 + c3 + cn डिवाइड बाय n, तो उसी का मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगा, c1 स्क्वायर + c2 स्क्वायर + c3 स्क्वायर डॉट 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 cn स्क्वायर डिवाइड बाय n। समझ में आया? यस सर। ठीक है, यही तो यहाँ पे किया है ना, कि समेशन, एक का मोमेंटम 2mc स्क्वायर बाय l, तो दूसरे का मोमेंटम 2mc स्क्वायर c1 स्क्वायर बाय l, दूसरे का मोमेंटम 2mc2 स्क्वायर बाय l, सबके चेंज इन मोमेंटम का सम क्या होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन द गैसेस इन द कंटेनर। हमने एक मॉलिक्यूल का 2mc(c1) स्क्वायर बाय लिया, दूसरे का 2mc(c2) स्क्वायर बाय, टोटल सारे मॉलिक्यूल्स का सम कितना हो जाएगा, तो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n 2mci स्क्वायर बाय l। ये नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, यहाँ से 2m बाय l का अलग, ci स्क्वायर को अलग कर लिया। अब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलो। सो दिस इज नोन एज व्हाट, बोलो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, इसको क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ci स्क्वायर बाय n, ठीक है, i इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है। अब एक चीज बताओ, वी नो दैट कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, वी नो दैट चेंज इन मोमेंटम del p total by del t is what, बोलो, ये क्या है, इस फोर्स, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है, बोलो, फोर्स होता है, एंड फोर्स पर, इसको F मान लेते हैं, ठीक है, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज व्हाट, बोलो, प्रेशर,
अरे बोलिए सर, होता है ना? यस सर। ठीक है, तो लेट द आप मान सकते हो ऐसे कि लेट द वॉल्यूम एरिया ऑफ द वेसल बी। अच्छा, आपको उसको मानने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, आप तो ऑलरेडी यहाँ पे एल मान ही चुका है लेंथ को, ठीक है। तो अगर मुझे ये मोल रहा है, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। तो एक चीज बताओ, अगर क्यूब आपको क्या है, बोलो, एल लेंथ का है, ठीक है, तो पर यूनिट साइड एरिया कितना होगा? बोलिए कितना होगा? एक तरफ का एरिया कितना होगा? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर हो जाएगा, एल इंटू एल L होता है ना, ये वन साइड का एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यस बोलो, कि आपको एक डायरेक्शन में एक सरफेस का एरिया हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। तो लेकिन मॉलिक्यूल तो हर डायरेक्शन में टकरा रहा है, ठीक है, और हमने हर डायरेक्शन को कंसीडर किया है, एक्स को भी कंसीडर किया, वाई को भी कंसीडर किया, जेड को भी कंसीडर किया। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ कंटेनर वुड बी इक्वल टू व्हाट? बोलो, 6l स्क्वायर। 3l स्क्वायर। 3l का है होगा भाई, 6 होता है ना साइड, ओके नहीं होता है? होता है ना। हमने तो Yes, मॉलिक्यूल को, हर मॉलिक्यूल को Sir. कंसीडर किया। Yes, पहले हमने एक्स डायरेक्शन से स्टार्ट किया, फिर हमने वाई जेड को ऐड किया, फिर हमने एक मॉलिक्यूल के बाद एन मॉलिक्यूल्स का काउंट किया। तो Yes. जहां जहां टकराएंगे सबको लेंगे तो 6l स्क्वायर। तो आपको जो टोटल जो प्रेशर आएगा, वो किसके इक्वल होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया के। फोर्स आपका कितना है बेटा, बताओ? 2mn c स्क्वायर बाई एल, ठीक है, और एरिया कितना है बेटा? 6l स्क्वायर। दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, बताओ? 6l क्यूब। एल क्यूब क्या होता है? वी होता है, वॉल्यूम होता है ना। एल का क्यूब क्या होता है बेटा, बोलो? वॉल्यूम होता है। सो इट कैन बी रिटन एज व्हाट? 1/3। इसको इससे काट दो, 2 को 6 से काट दो, 3 बचेगा। तो 1/3 इंटू वी mn c square, okay, where c square is what? c square, ठीक है, ओके। अब यहां पे आपको क्या हो जाएगा? where v is what? where v is लो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कोई प्रॉब्लम? डेरिवेशन समझ में आ रहा है अच्छे से? बोलो, यस सर। आ रहा है? यस सर। ठीक है, जी सर। ओके ओके। नाउ एविडेंटली root over of c square would be the, देखो c स्क्वायर आपका क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट ओवर सी स्क्वायर क्या होगा, बोलो? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आ रही बात समझ में? ठीक है, बट फॉर कन्वीनियंस हम बार बार ऐसा नहीं लिख सकते। आ रही है ना बात समझ में? बार बार नहीं लिख सकते। सो द फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस for the sake of convenience we write RMS speed as c square, ठीक है, c स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, पहले ही बता चुका हूं मैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, जैसे इससे ऊपर मैंने लिखा था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। Okay, now coming to the point. So therefore P can be written as what? बोलो 1/3V mnc स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। इसका ऊपर वाला c स्क्वायर से रिलेशन नहीं है, जिस c स्क्वायर को हमने u स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस w स्क्वायर के इक्वल माना था। आ रही बात समझिए? वो c था एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी। ये हमने यहाँ पे मान लिया है कि जो ब्रैकेट है ना c स्क्वायर का, उसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो? बिना ब्रैकेट का। कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो। नो सर। ठीक है ना। तो हम टोटल जो क्या कर रहे हैं, हम ये जो c स्क्वायर बाय n है ना टोटल, ये कहाँ गया? ये जो आपका c स्क्वायर है,
इस टोटल को हम सी क्या नाम है, इसको जो ब्रैकेट के साथ है, इस टोटल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ सी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम, सॉरी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका, ये सी तो सी होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर तो रहना होगा, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो सिर्फ सी है ना, ये स्क्वायर से स्क्वायर तो खत्म हो गया ना, ठीक है। अरे क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है, चलो ओके ओके, ठीक है। तो c टू दी पावर 2, ठीक है, इसको हमने किसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके, सो नाउ इट कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट, इसको इधर भेज दो, p इंटू बी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर, जिस फॉर्मूला को आप नॉर्मली किताब में देखते हो डायरेक्टली। कोई प्रॉब्लम बता दीजिए सर, किसी को कोई दिक्कत है तो कहीं भी। बोल सकते हैं, मैं समझा दूंगा फिर से अगर कहीं पर डाउट है तो। नो सर। नहीं है किसी को भी, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ओके, तो ये वाला फॉर्मूला क्लियर है, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज व्हाट, बोलो। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन। एनी डाउट्स, एनीवन, बोलो। चलो नो सर। डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। now you can basically derive all the kinetic equation, we can all basically derive all the ideal gas equation by the help of all the ideal gas laws by the help of kinetic gas equation। क्योंकि ऑब्वियसली चीज है, शुरुआती मैंने यहाँ से की थी कि ये जो भी पोस्टुलेट है ये आइडियल गैस के लिए, जो आइडियल गैस है हम उनके लिए मान सकते हैं कि सारे पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। तो हम उनको इजिली यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। हम देख लेते हैं वेरिफिकेशन ऑफ, अगर वो वेरीफाई कर रहे हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन सारे आइडियल गैस लॉज को, इसका मतलब काइनेटिक गैस इक्वेशन सही है। आ रही है कि नहीं बात समझ में, वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉज बाय काइनेटिक इक्वेशन, बाय काइनेटिक इक्वेशन, ठीक है ओके। कोई प्रॉब्लम, बोलो। तो हमारे पास जो है पोस्टुलेट से दो चीजें हैं, पोस्टुलेट से हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर, और दूसरा क्या है बताओ, बोलो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, वहां पे हम मैंने c स्क्वायर बार से रिप्रेजेंट किया था, अगर बार आप लोग को ठीक नहीं लग रहा है तो बार के बिना ही कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बार के साथ करो, बार के बिना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो आपके चॉइस के ऊपर है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है बोलो, बस लिखने के तरीके पे है, ठीक है। चलो अगर आप किसी किताब में पढ़ोगे तो यू स्क्वायर भी मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए तो 1/2 mc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था बोलो, काइनेटिक एनर्जी दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां तक कोई दिक्कत है? नाउ लेट्स से द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाते हैं यहां से, तो हाफ mc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टी, ठीक है, वेयर लैम्डा इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो अच्छा एक चीज बताओ कि पीवी इज इक्वल टू नाउ पीवी इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 2/3 इंटू हाफ ऑफ mnc स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं बोलो इस इक्वेशन को, अरे बोलो, नहीं लिख सकते, ठीक है। हाफ mnc स्क्वायर क्या है बोलो, लैम्डा टी, सो इट कैन बी रिटन एज पीवी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर 2/3
इंटू लैम्डा ऑफ टी। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? रुको एक स्टेप नीचे लिख देता हूं और उसको लाल कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट पीवी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ लैम्डा टी। ठीक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये कितने के लिए है बताओ, ये किसके लिए है बोलो? एक मॉलिक्यूल के लिए है ना, सॉरी ये क्या है, एक सेकंड यहाँ पे कुछ छूट गया है। हाफ एम सी स्क्वायर होता है ना, तो एन भी तो निकल गया बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एन टी हो जाएगा ना। समझ में आया क्या बोला? अरे बोलो, हाफ एम सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बोलो? मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे क्या है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो 1/2 लैम्डा टी। ठीक है, कोई डाउट किसी को भी तो बोल दीजिए। नहीं है, आगे बढ़े। यहाँ भी टोटल लिख देता हूँ ताकि कोई क्लियर ना हो। ठीक है, यहां से ये आ गया। ओके, चलिए। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज बॉयल्स लॉ। तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया पहला। दूसरा बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, याद रहेगा ना? बॉयल्स लॉ क्या है बेटा बताओ? सर बॉयल्स लॉ क्या है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? है ना? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक सेकंड बेटा, एट टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में आप देखिए, तो अगर टी कांस्टेंट है, एन तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, लैम्डा ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। अरे बोलो, बोलिए। जी सर। जी सर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन, या फिर इसको इक्वेशन ए नाम दे देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन वन, ये भी काइनेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है ना, 1/3 mc स्क्वायर का डेरिवेशन है mc स्क्वायर का। फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन से दैट इफ t इज इक्वल टू कांस्टेंट, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ मन बोलो, क्या बोल रहे थे? सर लैम्डा का वैल्यू क्या होगा उसमें, ऊपर वाले इक्वेशन में? लैम्डा तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, बताता हूँ। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, वेरीफाई हो जा रहा है। चार्ल्स लॉ इज व्हाट बोलो? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एट p, n इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप देख सकते हो इक्वेशन वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन अगर p कांस्टेंट है और n कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t ही होगा ना, क्योंकि 2/3 तो कांस्टेंट ही है, लैम्डा कांस्टेंट ही है। इफ p, n इज इक्वल टू कांस्टेंट, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। कोई प्रॉब्लम बोलिए। इसी तरह आप सारे लॉज डिराइव कर सकते हो, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, और भी लॉज जितने सारे हैं आप कोई भी देख लो। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ करना है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा, p एट t इज कांस्टेंट। ठीक है, गेल-लुसेक्स लॉ करना है, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एट वॉल्यूम कांस्टेंट। सारा हो जाएगा ना? अरे बोलिए सर बोलो। सर हम तो उसको नंबर ऑफ, सर वो n तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सर, उसको तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट नहीं किए सर। हाँ नहीं किए, जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। ठीक है, चलो ओके, चलिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। इसी में एक चीज बताओ कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल है उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखो गैस, किसी भी मॉलिक्यूल में बहुत टाइप की एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है,
एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बट यहाँ पे हम जो एनर्जी को पढ़ रहे हैं वो कौन सी एनर्जी पढ़ रहे हैं, बोलो? ट्रांसलेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। कोई डाउट? दिस इज नोन एज व्हाट? बोलो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई प्रॉब्लम? अरे बोलिए। नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जिसके लिए अमन परेशान था। ठीक है, नाउ टू कैलकुलेट लैम्डा, ठीक है, हम लोग को जो है सो आइडियल गैस को यूज करना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन को। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, बोलो? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कोई दिक्कत? बोलो, ये आपका क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? अच्छा, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है बताओ? पीवी इज इक्वल टू, पीवी इज इक्वल टू क्या है बोलो? 2/3 लैम्डा एनटी, यही है ना? बोलिए Yes, सर। ठीक है, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Yes, sir. ठीक है, दिस इक्वेशन इज काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन, ठीक है, ओके। नाउ दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन पीवी इज इक्वल टू 2/3 लैम्डा। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो n इनटू क्या हो जाएगा, Na आपका क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाय Na आपका नंबर ऑफ, नहीं सॉरी, n इनटू Na Yes. आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे n क्या है आपको, n क्या है आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, सो n कैन बी रिटन एज व्हाट, n इनटू Na। Number of particles. अगर नंबर ऑफ मोल्स n है तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को? Yes. नहीं है ना, इनटू t, Yes. ये वाला n के जगह n इनटू Na, T. वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, इसको इक्वेशन ए मान लेता हूं, इसको इक्वेशन बी मान लेता हूं, ठीक है, तो अगर दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए एंड बी, अपने को क्या मिलेगा बताओ? लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा गया, ठीक है, क्या मिल जाएगा? यहां से कंपेयर अगर करते हैं तो यहाँ भी 2/3 लैम्डा, अच्छा सॉरी, इस इक्वेशन, वही तो मैं इस इक्वेशन, ये दोनों तो सेम ही है, गलत लिख दिया ना, ये ए है ना, ये ऊपर वाला ए है, गलती से ऊपर नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो लैम्डा की जगह क्या आ रहा है बताओ? ये सॉरी, ये है इक्वेशन, ये और ये, ठीक है, क्या क्या चेंजेस है? पीवी कांस्टेंट है, तो 2/3 लैम्डा n इंटू Na t इज इक्वल टू, मैं पूरा साफ साफ लिख देता हूं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे कि कौन कौन को काट रहा है। ये कट गया, ठीक है, और क्या कट रहा है, n से n कट रहा है, तो आपका लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? 3r/2 Na. लैम्डा इज इक्वल टू 3r/2 Na Na. आ गया? Yes, sir. सॉरी, r Na तो नीचे आएगा ना, Na, ठीक है। नाउ दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 3/2 r/2 Na इंटू, और भी कुछ है नहीं है, ठीक है, दिस Na कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट, पता है? r/Na कैन बी रिटन एज k, व्हिच इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, चलो यहां से तो आपको लैम्डा का वैल्यू मिल गया, लैम्डा इज इक्वल टू 3/2 r/Na, 3/2 इंटू r/Na, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ लैम्डा क्या था आपका, लैम्डा को क्या लिख सकते हैं बताओ? 3/2 इंटू के, क्या लिख सकते हैं? 3/2 इंटू के, वेयर k
K is where K is equal to R by Na, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? बोलो, दिस इज नोन एज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम? बोले सर, कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है। नाउ एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की क्या थी, किसी भी गैस की क्या थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी बताओ? 1/2 mc² के थी ना, विच वाज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा इनटू टी। प्रोपोर्शनल था ये ना टेम्परेचर के। नाउ लैम्डा के जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाफ mc² क्या है आपको? काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एंड लैम्डा इनटू टी कैन बी रिटेन। लैम्डा के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 kT। सो दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। क्या है बोलो? पर मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? बोलिए सर, बोलिए। नहीं है ना? नो सर। ठीक है। तो अगर ये बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना हो जाएगा? पर मोल कितना हो जाएगा? तो इनटू Na करेंगे ना, पर मोल। सो दैट वुड बी इक्वल टू 3/2। के जगह हम लिख सकते हैं R by Na इंटू टी, और इंटू क्या हो जाएगा? टोटल में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? Na से, क्योंकि पर मॉलिक्यूल 3/2 kT है। तो ना n मॉलिक्यूल्स का कितना होगा? इंटू Na, सॉरी एक मोल मॉलिक्यूल का क्या होगा? इंटू Na। तो 3/2 इंटू Na से Na खत्म, सो 3/2 RT। कोई दिक्कत? तो इसको हमेशा याद रखिएगा, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 RT एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2, सॉरी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/K2 एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT। कोई दिक्कत? बोलिए सर। नहीं नो है? सर। ठीक है। आज की थ्योरी थोड़ी ज्यादा होगी, तो थोड़ा सा जम के पढ़ना घर पे जाके। आज के आज रिवाइज करोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि आज की क्लास में खाली डेरिवेशन ही करवाया है। ठीक है। और अब क्या, आज की क्लास क्या, अब आगे जितना आप पढ़ते जाओगे ना, हर चैप्टर में आयनिक, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब मेन चैप्टर है, बहुत मेन चैप्टर है। अभी तक तो ठीक ठाक ऐसे ही चल रहा था, मजाक मजाक। इसमें खूब डेरिवेशन है, तो आपका एकदम मजबूत है, इसीलिए सब लोग भागते हैं इन चैप्टर से। लेकिन चैप्टर एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है ये चैप्टर पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि खूब मैथ है, खूब डेरिवेशन है। चलिए, इजी मैथ है, ऐसा कोई टफ वाला मैथ नहीं है, इजी मैथ है। चलो ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको? नाउ रूट मीन स्क्वायर स्पीड को अगर मैं थोड़ा एक्सपैंड करके लिख देता हूं सबको एक जगह, रूट मीन स्क्वायर स्पीड दैट इज सी स्क्वायर, दैट इज सी। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? सी आर एम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सी आर एम एस इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर। बोलो, है ना? अच्छा, ये सी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? बोलो। अरे कहाँ गया? इसको हम लिख सकते हैं, सी स्क्वायर हमारा क्या था? बोलो, काइनेटिक एनर्जी दैट इज 3/2 kT। ठीक है, kT इज इक्वल टू हाफ ऑफ mc²। ये था। ठीक है, यहां से बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताओ? सी स्क्वायर को 3kT/m लिख सकते हैं। mkt। 3kT/3/mkt या 3kT/m लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? बोलिए, नहीं है ना? ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? अंडर रूट ऑफ 3RT
बाई m इंटू Na, देख सकते हैं, ठीक है। वेयर m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, स्मॉल m ही लिख देता हूं ताकि इसको बाद में चेंज कर सकूं, ठीक है। वेयर m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। वेयर m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर वन मॉलिक्यूल का मास m है तो m इंटू Na, सो m इंटू Na कैन बी रिटन एज कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज मोलर मास, वेयर कैपिटल M इज मोलर मास, लिख सकते हैं ना बेटा। सो CRMS कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 3RT बाई m। अरे क्लियर है? अरे बोल दीजिए सर, सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? जी सर। ठीक यस है, सर। ओके, ठीक है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की डेरिवेशन हो गई। एक और जो फर्जी वाला फॉर्मूला है, वो फर्जी नहीं है, वो भी तो अच्छा ही फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है बोलो? C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3, वो तो ऊपर ही बता चुके हैं आपको, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, का अंडर रूट, ठीक है ना, वो ऊपर बता चुके हैं ना। CRMS इज इक्वल टू, डिफरेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा है बट लिख ही दिया है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, जो समेशन डिवाइड बाय n, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही है, ठीक है। सेकेंड इज बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है आपको? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका देखो डेरिवेशन बेटा किसी किताब में हमको मिला नहीं पीजी लेवल तक का, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन वैसे है भी नहीं सिलेबस में, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कहीं आज तक एक सवाल इससे रिलेटेड थोड़ा भी नहीं पूछा है, ठीक है। तो इनके डेरिवेशंस को हमको करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे और बहुत ही इजी फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज, अच्छा सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है? इट इज द स्पीड possessed by maximum number of particles, very good, by maximum number of molecules, ठीक है, at a given temperature is known as what? बोलो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CMPS से, UMPS से, VMPS से, कैसे भी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो CMPS कैन बी रिटन एज व्हाट? तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT बाई कैपिटल M। क्या होता है? अंडर रूट 2RT बाई कैपिटल M पर मोल, या फिर क्या बोलो? अंडर रूट 2KT बाई M, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? ठीक है, चलो यहाँ पे क्या होगा? 2KT बाई M हम कब लिखेंगे? पर मॉलिक्यूल, दिस इज पर मोल। ये आप खुद ही ध्यान में रखिएगा, ये चीज मैं बार बार नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? ओ U average, C average, सर आप म्यूट हैं।